नमस्कार साथियों, सांदीपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सफलता सीरीज के अंतर्गत एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज हम चर्चा करेंगे मेढक के बारे में, जो एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है और कक्षा 11 की एनसीईआरटी से लिया गया ये टॉपिक है और फ्रॉग से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यूज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए सांदीपनी क्लासेस के साथ और वीडियो को शिद्दत से पूरा एंड तक देखिए, स्किप नहीं करना है वीडियो, ताकि आपकी तैयारी बेहतर बनी रहे और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाए। ये जो वीडियो रहेगा वो मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, और मध्य प्रदेश में होने वाली राज्य पात्रता परीक्षा एमपी सेट जो जनवरी में प्रस्तावित है, तो उसके लिए भी ये समान रूप से ही उपयोगी है। और कक्षा 11 में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए सांदीपनी क्लासेस। पहले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, मेढक को शिकार पकड़ने में कौन सा गुण मदद करता है? विच फीचर हेल्प ए फ्रॉग कैप्चर प्रे एफिशिएंटली? यहां पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, स्मॉल टंग, वाइलोब्ड टंग, रेट्रैक्टेबल टीथ और स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स। मतलब छोटी जीभ या द्विविखंडीय जीभ, या अपन यहां लिख सकते हैं द्विपालित जीभ, है ना, और सिकुड़ने योग्य दांत और मजबूत जबड़े। ठीक है, अब मजबूत जबड़े से तो मेढक करेगा ही क्या, इसको तो कीट पतंगे खाने हैं, है ना। सिकुड़ने योग्य दांत, तो ये भी कोई सेंस बनता नहीं है ना। छोटी जीभ और द्विखंडित जीभ, तो हमें याद ये रखना है कि मेढक की जो टंग रहती है ये इसके माउथ में, देखो यहां पर अटैच रहती है और ऐसे जाती है पीछे की ओर, और जब इसको कोई शिकार दिखता है तो ये जीभ को इस तरीके से ऐसे पलटकर और इस शिकार को चिपका लेता है और फिर अंदर ले जाता है। ठीक है, और इसकी जीभ क्या है, बाइलोब्ड होती है इस तरीके से, बाइलोब्ड टंग है इसकी। तो इसका राइट आंसर होगा बाइलोब्ड टंग। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। तो आपको याद रखना है बाइलोब्ड टंग या द्विपालित जीभ शिकार पकड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो मेढक की जीभ की यह विशेषता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या पूछी जा रही है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मेढक में कितनी होती है? तो हमें याद रखना है, देखो यहां ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 10, 12 या फिर 14। ये जोड़े में है ना, जोड़ी पूछी जा रही है हमसे। तो मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या तो 8 नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है। 12 जोड़ी नहीं होती है, ये हमारे अंदर पाई जाती हैं ह्यूमंस के अंदर, है ना। 14 ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन बचेगा और क्या होगा, 10 जोड़े, है ना। तो 10 जोड़ी हैं ये कपाल तंत्रिकाएं हैं। और मेढक के अंदर कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 10। तो आपको ये याद रखना है, इसका आंसर कितना है, राइट आंसर इसका है 10। ठीक है, मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, 10 जोड़ी। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्रेनियल नर्व या फिर कपाल तंत्रिकाएं, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर होगा 10। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मेन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग हाइबरनेशन, है ना, शीत निद्रा के दौरान मुख्य श्वसन का रूप क्या है? हाइबरनेशन, है ना, हाइबरनेशन। देखिए जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग ये कैसा होता है, ये असमतापी जीव है, असमतापी जीव है। पोइकिलोथर्मस ये होता है, पोइकिलोथर्मिक जीव है ये, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो बॉडी है
तो इसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है ये इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे बाहर का टेम्परेचर बदलेगा, इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदल जाता है। मतलब ये जो मेढक है ना, ये असमतापी है, या फिर हम इसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड होता है ये, है ना, कोल्ड ब्लडेड प्राणी है, पोइकिलोथर्मिक में आता है ये। तो ये क्या करता है, ये अधिक सर्दी पड़ती हो या फिर अधिक गर्मी की कंडीशन में ये जमीन के अंदर चले जाते हैं और वहीं पर ये रहते हैं इनसे बचने के लिए, क्योंकि ज्यादा ठंड होगी तो ये मर जाएगा और ज्यादा गर्मी होगी तब भी ये मर जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। ऐसा करने से ये अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। ये इनका एक तरीके का एडेप्टेशन है। तो हाइबरनेशन के दौरान जैसे मेढक जमीन के अंदर है, तो उस दौरान ये श्वसन कैसे करता है, इसमें रेस्पायरेशन कैसे होता है, तो यहां ऑप्शन दिए गए हैं। पल्मोनरी फुफ्फुसीय श्वसन, क्यूटेनियस त्वचीय श्वसन, है ना, बक्कोफेरिंजियल या ग्रसनी के द्वारा श्वसन, या गिल्स के द्वारा, है ना, गिल्स को अपन छोटी कक्षाओं में गलफड़े भी पढ़ के आते हैं, गलफड़े इनके द्वारा। तो यहां पर अब आंसर क्या होगा, देखिए फुफ्फुसीय श्वसन कब होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो O2 और CO2 का एक्सचेंज है ये इसके किससे होगा, नोस्ट्रिल के द्वारा होगा, नासा छिद्र के द्वारा, है ना। ये अंदर जाएंगी और बाहर आएंगी, और यहां से फिर ये कहां जाएंगे, तो ये लंग्स में जाते हैं, फेफड़ों में जाती है। तो फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन है वो कहां पर होगा, तो फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन है वो स्थल पर होता है, इस पर होता है, जमीन पर होता है, इस पर होगा, जमीन पर होगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पल्मोनरी श्वसन नहीं होगा, क्यूटेनियस या त्वचीय श्वसन ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो ये जब ये जैसे पानी के अंदर भी है ना, या फिर ये जमीन के अंदर है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन की कंडीशन में ये त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। इसके द्वारा श्वसन करता है, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। तो हाइबरनेशन का मतलब हो गया, हाइबरनेशन मतलब ये शीत निद्रा में चले गए हैं, शीत निद्रा के दौरान, है ना। और एक शब्द आता है एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन का मतलब होता है ये कब, ग्रीष्म निद्रा, है ना, ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म निष्क्रियता, है ना, ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात जमीन के अंदर गड्ढों में चला जाता है और वहीं पर ये रहता है। तो ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निद्रा या शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक में जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है वो क्यूटेनियस होती है, अर्थात त्वचा से होती है, याद रखना, है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो हमें ऐसे याद कर सकते हैं, एस्टिवेशन मतलब एसी कब चलाते हैं हम, गर्मी में चलाते हैं, एसी कब चलाते हैं, गर्मी में चलाते हैं। तो एस्टिवेशन से अपन ऐसा ट्रिक लगा लेते हैं, एस्टिवेशन मतलब एसी अपन गर्मी में चलाते हैं, तो गर्मियों के दौरान मेढक निष्क्रिय हो जाता है, गड्ढों के नीचे बैठा रहता है, तो उसे तो कहते हैं एस्टिवेशन। और ठंड के समय पर यह होता है हाइबरनेशन, ठंड के समय की स्थिति को कहते हैं हाइबरनेशन। तो इन दोनों परिस्थितियों में हाइबरनेशन मतलब शीत निष्क्रियता और एस्टिवेशन मतलब ग्रीष्म निष्क्रियता के दौरान मेढक में श्वसन की क्रिया त्वचा से होती है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अब अगला प्रश्न है, डक्ट कैरिंग यूरिन प्लस स्पर्म, ऐसी नली जो यूरिन को भी साथ में ले जाती हो और स्पर्म को भी साथ में ले जाती हो, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोएका, यूरेटर, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, टेस्टिज। देखो टेस्टिज तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि टेस्टिज में तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिज में स्पर्म का निर्माण होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और क्लोएका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्लोएका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्लोएका एक ऐसा चेंबर है जिसमें यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी खुलती है और इसी में फूड पाइप भी खुलता है, दोनों ही इसी में खुलते हैं, है ना। और
इससे फिर इनको बॉडी से बाहर किया जाता है क्लोएका के अपर्चर द्वारा। तो ये भी नहीं आंसर होगा, क्लोएका नहीं होगा, मूत्रवाहिनी नहीं होगी, क्योंकि एक ही ट्यूब यूरिन को भी ले जाती है और स्पर्म को भी ले जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मूत्र जनन नली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मूत्र जनन नली, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। हृदय को ढकने वाली झिल्ली, हार्ट को कवरिंग वाली, जो हार्ट को कवर करने वाली मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं? प्लूरा। देखो प्लूरा शब्द होता है लंग्स के लिए, लंग्स के लिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है हार्ट, तो हमें हार्ट के बारे में पता लगाना है। दूसरा है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ये इसका आंसर है पेरिकार्डियम। एक है मीजेंट्री, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इससे इसकी एलिमेंट्री कैनाल जुड़ी रहती है। ठीक है, पेरिटोनियम आंसर नहीं होगा, मीजेंट्री आंसर नहीं होगा, प्लूरा आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पेरिकार्डियम है। ट्रंकस आर्टेरियोसस कहां खुलता है? ट्रंकस आर्टेरियोसस opens into atrium, ventricles, lungs, kidney। देखो ट्रंकस आर्टियोरस, ये जो संरचना है ये परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है, परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, इसलिए इसमें लंग्स ऑप्शन नहीं होगा और किडनी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि लंग्स का संबंध होता है रेस्पायरेशन से और किडनी का संबंध होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम से, एक्सक्रेटरी सिस्टम से, मतलब ये तो संबंधित होगी श्वसन के द्वारा, श्वसन से, और ये संबंधित होगी उत्सर्जन तंत्र से। अब बात क्या आती है, पूछा क्या जा रहा है हमसे? ट्रंकस आर्टेरियोसस, तो इसका राइट आंसर है वेंट्रिकल्स, निलय से संबंध होता है इसका। और अगर साइनस वेनोसस पूछा जाए, साइनस वेनोसस पूछा जाए, तो आंसर आएगा हमारा आलिंद, आंसर क्या आएगा? एट्रियम आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? ट्रंकस आर्टेरियोसस, तब हमारा राइट आंसर होगा निलय। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट, मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट का नाम क्या है? मेढक अपने वेस्ट अपशिष्ट में कौन से नाइट्रोजन पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है? कौन से नाइट्रोजन पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है? तो शरीर से बाहर क्या निकलेगा? तो शरीर से बाहर निकालता है ये यूरिया को, इसको निकालता है, यूरिया को निकालता है, यूरिया। इसीलिए मेढक क्या कैसा प्राणी है? ये यूरियोटेलिक प्राणी है, यूरियोटेलिक प्राणी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेढक कैसा प्राणी है? यूरियोटेलिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? यूरियोटेलिक प्राणी है। ठीक है, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन नहीं करता है, अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करता है, क्रिएटिन का उत्सर्जन नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक है, यूरिया का। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। अगला प्रश्न है पर्पज ऑफ मिमिक्री, मिमिक्री का उद्देश्य क्या है? मेढक में मिमिक्री की क्षमता पाई जाती है और इस मिमिक्री की क्षमता की वजह से ये अपने शिकारियों से बचा रहता है। तो शिकारियों से बचने का एक ये तरीका है, ये इसका एक एडेप्टेशन है, ये इसका एक अनुकूलन है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? देखिए ऑप्शन क्या दिए रखे हैं, मेट, अट्रैक्शन,
है ना। ये क्या ये अपने साथी को मतलब आकर्षित करता है? ऐसा नहीं होता इसमें। क्या ये रेस्पिरेशन में सहायक है? नहीं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में सहायक है? नहीं। इसका एक ही फंक्शन है, एस्केप प्रीडेटर्स। ये शिकारियों से बचने का एक तरीका है, शिकारियों से बचने का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मिमिक्री की वजह से मेंढक अपने शिकारियों की नजर से छुपना चाहता है और वो अपने शिकारियों से बचने की कोशिश करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा एस्केप प्रीडेटर्स, शिकारियों से बचना। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। कौन सी प्रणाली मनुष्यों में नहीं पर मेंढक में होती है? कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमारे अंदर तो नहीं होता है, मनुष्य के अंदर तो नहीं है, लेकिन मेंढक के अंदर पाया जाता है? ये एक स्पेशल बात है मेंढक की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, लिम्फेटिक, डाइजेस्टिव। ठीक है, तो ये तो अपने अंदर भी होता है, ये भी अपने अंदर है, ये भी अपने अंदर है, मतलब मनुष्य में ये तीनों पाए जाते हैं। ब्रक वाला सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, ये मेंढक में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसके आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये तो तीनों मनुष्य में होते हैं, लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम ये विशेषता है मेंढक की। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वासा इफ्रेंसिया जॉइन टेस्टिज टू। वासा इफ्रेंसिया किससे जुड़ती है? वासा इफ्रेंसिया किडनी से जुड़ती है, यूरेटर से जुड़ती है, क्लोएका से जुड़ती है, ओविडक्ट से जुड़ती है। देखिए, ओविडक्ट है ये फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है, और वासा इफ्रेंसिया जो हमसे पूछी जा रही है ये मेल वाला पार्ट है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और क्लोएका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि क्लोएका में तो इनकी ओपनिंग होनी है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम वाली जो डक्ट है उसकी ओपनिंग होती है क्लोएका में। यूरेटर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा किडनी। किडनी में ये वासा इफ्रेंसिया आकर जुड़ती हैं। ठीक है, और जो बासिया है ये किससे ज्वाइंट रहती है? तो आंसर अपना क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? किडनी आएगा, मतलब किडनी गुर्दे के साथ, है ना, या फिर गुर्दे को अपन किस नाम से जानते हैं? वृक्क के नाम से जानते हैं। यहां पर ये देखिए एक डायग्राम है, एक सिंगल साइड हमने बताई है, एक सेम इसी तरीके की एक और होगी व्यवस्था, क्योंकि मेंढक के अंदर वृषण भी 2 होते हैं, है ना, और वृक्क भी 2 होते हैं। तो ये वृक्क किडनी है ना। देखिए, ये फैट बॉडी है और ये वृषण के पास में क्या ये वृषण है और किडनी के साथ ये वृषण इसी के पास लगे हुए हैं। वृषण से ये जो ट्यूब निकलती है 1 2 इस तरीके से, इनको कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। तो वासा इफ्रेंसिया किससे के साथ कनेक्टेड है? किडनी के साथ कनेक्ट है। फिर आगे चल के ये विडर्स की ट्यूब में खुलती है और यहीं से फिर निकलती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मूत्रजनन वाहिनी, और किडनी के पास ही एक ग्रंथि लगी है जिसे अपन एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मूत्रजनन वाहिनी का संबंध किससे है? तो ये अवस्कर में आके खुलती है, ये इसका मूत्राशय है, ये मलाशय, और ये ओपनिंग है अवस्कर की। तो इस तरीके से अपना ये पॉइंट क्लियर होता है कि जो वासा इफ्रेंसिया है जो किससे निकलती है? टेस्टिज से निकलती है। वासा इफ्रेंसिया किससे निकलती है? टेस्टिज से निकलती है। और किसके साथ ये ज्वाइंट रहती है? तो फिर अपना आंसर आएगा किडनी। किडनी के साथ ये ज्वाइंट रहती है। आगे चल के ये मूत्र वाहिनी के साथ ही जुड़ जाती है और ये फिर आगे चल के मूत्रजनन वाहिनी बना लेती है। ठीक है, और बिडर्स की नली की बात आती है तो ये मेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। विच फीचर हेल्प्स ए फ्रॉग कैप्चर प्रे एफिशिएंटली। मेंढक को शिकार पकड़ने में कौन सा गुण मदद करता है? स्मॉल टंग, वाइलोब्ड टंग,
है ना, रेट्रैक्टेबल टीथ और स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था तो ये रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर होगा बाइलोब्ड टंग। ठीक है, मेंढक से संबंधित हम कुछ और टर्म भी देख लेते हैं। जैसे मेंढक में मोनोक्यूलर या एक नेत्री दृष्टि पाई जाती है। मोनोक्यूलर विजन, मोनोक्यूलर दृष्टि या विजन पाया जाता है। ठीक है, मेंढक के अग्रपाद में 4 तथा पश्चपाद में 5 डिजिट या उंगली पाई जाती है। आगे के पैर में 4 है और पीछे के पैर में 5 है। ठीक है, और पश्चपाद की जो 5 उंगलियां हैं इनके बीच में झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली पाई जाती है जो किस में सहायता करती है? तैरने में सहायक होती है। ठीक है, तैरने में यह सहायता करती है। इसी प्रकार मेंढक के अग्रपाद की फर्स्ट डिजिट, कौन से मेंढक? नर मेंढक की। इसकी नर मेंढक की। ठीक है, और तो नर मेंढक के अग्रपाद की फर्स्ट डिजिट, पहली डिजिट क्या बनाती है? कोप्युलेटरी पैड बनाती है। मैथुन गद्दी बनाती है। मैथुन गद्दी बनाती है, जिसका काम क्या है? जो जनन के समय मादा मेंढक को पकड़ने का कार्य करती है। ठीक है, आगे देखिए, मेंढक में 9 जोड़ी, 9 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं। ठीक है, और क्रेनियल नर्व कितनी थी? तो क्रेनियल नर्व की संख्या होती है 10 जोड़ी। क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी है? 10 जोड़ी। और मेरु तंत्रिकाएं होती हैं 9 जोड़ी। ठीक है, मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल लार्वा कहते हैं। मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल लार्वा कहते हैं। और ये टेडपोल किस में बदल जाता है? एडल्ट में बदलता है। एडल्ट में बदलता है। तब इसमें क्या होगा? तब इसमें कायांतरण होता है। क्या होता है? कायांतरण। और कायांतरण 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव और एक होता है रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव प्रकार का इसमें कायांतरण होता है। ठीक है, नर मेंढक में वाक्कोस पाए जाते हैं, वक्कल सैक पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि मादा में नहीं होते हैं। जो कि मादा में नहीं होते हैं। ठीक है, मेंढक के लार्वा में पूंछ पाई जाती है, लेकिन एडल्ट में पूंछ नहीं होती है। ये पूंछ एडल्ट में नहीं है, वयस्क में नहीं है। तो ये किसकी वजह से नष्ट हो जाती है? ये कैथेप्सिन की वजह से नष्ट हो जाती है। कैथेप्सिन एक लाइसोसोम एंजाइम है। किससे आता है? ये लाइसोसोम का एंजाइम है कैथेप्सिन। तो कैथेप्सिन की वजह से पूंछ नष्ट हो जाती है। ठीक है, मेंढक में जो कायांतरण है वो देखिए रेट्रोग्रेसिव क्यों है? क्योंकि जैसे लार्वा में पूंछ पाई जाती है, लार्वा के कुछ अंग नष्ट हो गए तो हम कह रहे हैं उसे रेट्रोग्रेसिव। लेकिन लार्वा में कुछ ऑर्गन नहीं थे जो बाद में बने, जैसे पैर बन गए, है ना, अग्रपाद बने इसके, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव प्रकार का भी कहते हैं। तो इसमें जो कायांतरण है वो रेट्रोग्रेसिव भी होता है और प्रोग्रेसिव भी होता है। तो ठीक है, ये ऑप्शन है। देखिए वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। मेंढक की दृष्टि एक नेत्री होती है। अग्रपाद में कितने डिजिट होंगे? तो आंसर आएगा 4। पश्चपाद में कितने डिजिट होंगे? तो आंसर आएगा 5। कौन से पैर की उंगलियों के बीच में झिल्ली पाई जाती है? तो आंसर आएगा पश्च पैर वाली। ठीक है, कॉप्युलेटरी पैड किस में पाया जाता है? तो फर्स्ट डिजिट में पाया जाता है, और ध्यान रखना नर में पाया जाता है। ठीक है, मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो 9 जोड़ी आएगा आंसर। और कपाल तंत्रिकाओं की संख्या पूछे तो आंसर कितना आएगा? 10 पेयर आएगा। ठीक है, और मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा टेडपोल लार्वा कहते हैं। और वोकल सैक किस में पाए जाते हैं? तो आंसर आएगा नर में पाए जाते हैं वोकल सैक। ठीक है, और मेंढक के जो लार्वा है उसमें पूंछ पाई जाती है। पूंछ कौन से एंजाइम की वजह से नष्ट हो जाती है? तो आंसर आएगा आपका कैथेप्सिन। और कैथेप्सिन का सीक्रेशन कहां से होता है? तो आंसर आएगा आपका लाइसोसोम के द्वारा।
कायांतरण की प्रक्रिया मेढक में दो प्रकार की होती है, रेट्रोग्रेसिव जिसमें कोई ऑर्गन नष्ट हो जाए, प्रोग्रेसिव जिसमें ऑर्गन नए बनते हों। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेढक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इनको नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फ्रॉग के अंदर, मेढक के अंदर जो दांत हैं वो कहां पाए जाते हैं, तो आपका आंसर आएगा ऊपरी जबड़े पर। किस पर? ऊपरी जबड़े पर। ठीक है, निचले जबड़े पर, निचले जबड़े पर दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। ठीक है, और मेढक में बोमेराइन, बोमेराइन टीथ या दांत पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। मेढक में दांतों का काम क्या है, दांत क्या कार्य करते हैं, तो ये केवल शिकार को बाहर निकलने से रोकते हैं, बाहर निकलने से रोकते हैं शिकार को। ये चबाने का काम नहीं करते, शिकार को चबाते नहीं है, बाहर निकलने से रोकते हैं। ठीक है, अगला, मेढक, मेढक के हृदय में, मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो आंसर आएगा 3 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 3 चेंबर होते हैं। इस तरीके से, तो एक और ये दो आलिंद, ऊपर वाले आलिंद, और नीचे होता है एक निलय। नीचे क्या होता है? निलय। ठीक है, नीचे होता है निलय। तो आप इसको लिख लीजिए। देखो, निलय में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जबकि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि राइट साइड में, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसीलिए मेढक में, मेढक के अंदर अपूर्ण, अपूर्ण परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पाया जाता है। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेढक के बारे में कुछ और जानकारी है। ठीक है, अच्छा, एक और, नर मेढक में और मादा मेढक में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, द्विरूपता पाई जाती है। आप पहचान लोगे, है ना? कैसे पहचानेंगे? देखिए, मेढक नर में, नर में एक तो वोकल सैक पाए जाते हैं, स्वर कोष पाए जाते हैं, इसमें मेल के अंदर, फीमेल में नहीं पाए जाते। तो फीमेल में, फीमेल के अंदर ये नहीं पाए जाते। क्या? स्वर कोष। दूसरा, नर में कॉप्युलेटरी पैड पाया जाता है, पैड पाया जाता है, मादा में ऐसा नहीं होता है। तो इस आधार पे हम नर मादा को पहचान पाते हैं। ठीक है, इनको आप लिख लें, नोट डाउन कर लें।
मेंढक के आमाशय में, मेंढक के आमाशय में कोशिका पाई जाती है जिन्हें कहते हैं ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक सेल या कोशिका पाई जाती है, ऑक्जेंटिक कोशिका पाई जाती है जो HCl का स्राव करती हैं। इसका स्राव करती हैं, HCl का स्राव करती हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे आमाशय के अंदर माध्यम कैसा होता है तो आंसर आएगा अम्लीय, और कोई पूछ ले कि अम्लीय क्यों होता है तो अम्लीय होने का कारण होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कोई पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से निकलता है तो आपका आंसर आएगा ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से, और ऑक्जेंटिक कोशिका कहां पाई जाती है तो आंसर आएगा आमाशय से। ठीक है, तो भोजन का, आमाशय के अंदर भोजन का माध्यम अम्लीय होता है, इसका कारण होता है HCl, और HCl का सिक्रेशन होता है ऑक्जेंटिक सेल से, और ऑक्जेंटिक सेल कहां पाई जाती है तो आंसर आएगा आमाशय की दीवार में। ठीक है, इस तरह मेंढक में कूट मैथुन पाया जाता है, स्यूडोसेक्सुअल होता है ये, कूट मैथुन पाया जाता है। और मेंढक में जो निषेचन की घटना है, निषेचन की घटना है वो होती है बाह्य, मतलब एक्सटर्नल। मेंढक में निषेचन कहां होता है? शरीर के बाहर होता है, पानी के अंदर होता है, एक्सटर्नल होता है। और वहीं पर अगर इसके भ्रूण का विकास देखा जाए, भ्रूण का विकास, तो मेंढक के भ्रूण का विकास भी शरीर के बाहर होता है, तो ये भी कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होता है, और फर्टिलाइजेशन भी कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। मेंढक से संबंधित ये कुछ विशेष बिंदु हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको नोट डाउन कर लें। मेंढक के अग्रपाद, फोरलिम्ब, अग्रपाद में हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी होगी तो आंसर आएगा 24। और मेंढक के पश्चपाद में, पश्चपाद में हड्डियों की संख्या, पश्चपाद में हड्डियों की संख्या, तो आंसर आएगा 27, 27 हड्डियां होती हैं। कि रीढ़ की हड्डी में, कशेरुक दंड में, कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी में 10 वर्टिब्री होती हैं, 10 कशेरुक होते हैं। ठीक है, हमारे में कितने होते हैं? 33। ठीक है, और हमारे हाथ की हड्डियां होती हैं 30 और पैर में भी होती हैं 30, लेकिन मेंढक में आगे के हाथ में है 24, पश्च पैर में है 27, कशेरुक दंड की संख्या है 10। कितनी है? 10 होती हैं। इस प्रकार हमने मेंढक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और कुछ MCQs पर चर्चा की है। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए संदीपनी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।